हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम देखेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। गवर्नर जनरल का पद नाम अब वायसराय रखा गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स समाप्त। ये उस जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने वाली संस्थाएं थी। जो कंपनी राजस्व वाला भाग और राजकीय भाग भारत के सचिव का पद सृजित हुआ था। राजनीतिक शक्ति वाले भाग उनको देखते थे, उन्हीं वही देखते थे। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद बनी। के बाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्वरूप। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के स्वरूप में वाणिज्यवाद 1757 से 1813, मुक्त व्यापार 1813 से 1857, वित्तीय साम्राज्यवाद 1858 से 1947। भारत में शुरू हुआ वित्तीय साम्राज्यवाद। भारत में निवेश किया जाएगा। भारत में किसानों को या कई प्रकार की भूमि में थोड़ा बहुत सुधार किए जाएंगे और भारतीय संसाधन का उपयोग करके ब्रिटेन का विकास करने का लक्ष्य निर्धारित हुआ। ये जो सम्राट है भारत का उपयोग वो अपने देश के विकास के लिए करेगा। ये जो सम्राट है भारत का उपयोग अपने देश के विकास के लिए करेगा। वित्तीय साम्राज्यवाद 1858 से 1947। देखते हैं हम लोग वित्तीय साम्राज्यवाद कैसे पनपा। 1858 के बाद भारत की पूंजी निवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्रिटेन में हुए श्रमिक आंदोलन, साम्राज्यवाद के बढ़ते प्रभाव तथा जर्मनी एवं फ्रांस से मिली चुनौतियों के कारण ब्रिटेन ने भारत में निवेश की प्रक्रिया प्रारंभ की। परंतु निवेश से पूर्व ब्रिटिश शासन से यह अपेक्षा की गई कि वह भारत में एक अस्थायी शासन की व्यवस्था करे। सत्ता परिप्रेक्ष्य में लॉर्ड रिपन, लॉर्ड एल्गिन एवं लॉर्ड कर्जन जैसे शासकों ने भारत में पैतृक निरंकुशता की स्थापना की। वो जानते थे कि पूंजी निवेश करने के दौरान ऐसे आंदोलन फिर से ना उठे। इसलिए उन्होंने ऐसे वायसराय भेजे जो इस भारत में ब्रिटेन की सरकार को बहुत मजबूती के साथ खड़ा करने आ सके। मतलब अब भारतीयों को भी लगने लगा कि अब इनसे हम आज़ाद नहीं हो सकते हैं। 1860 का दौर। 1860 के बाद भारत को बाजार के रूप में विकसित करने के लिए यह आवश्यक था कि भारतीयों में क्रय शक्ति क्षमता उत्पन्न हो। इसके लिए कृषि सुधारों पर बल दिया गया। साथ ही भारतीय उद्योग में सुधार हेतु भी प्रयास किए गए। भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ। प्रारंभ में 1813 ईस्वी तक कंपनी प्रशासन ने भारत के सामाजिक एवं धार्मिक सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति का पालन किया, क्योंकि वे सदैव इस बात से सशंकित रहते थे कि इन मामलों में हस्तक्षेप करने से रूढ़िवादी भारतीय लोग कंपनी की सत्ता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। परंतु 1813 के बाद ब्रिटिश शासन ने अपने वैश्विक हितों एवं व्यापारिक लाभ के लिए सीमित हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप सामाजिक एवं सुधार आंदोलनों का जन्म हुआ। कारण क्या थे इनके कारण को भी हम जानना होगा। आइए देखते हैं कारण। 19वीं सदी को भारत में धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण की सदी माना जाता है। इस समय तत्कालीन युवा चिंतनशील हो उठा। पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित लोगों ने हिंदू सामाजिक रचना, धर्म, नीति रिवाज व परंपराओं की
तर्क की कसौटी पर कसना आरंभ कर दिया। भारतीय धर्म और समाज सुधार आंदोलनों का एक कारण भारतीयों पर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव था। भारतीयों पर देखिए भारतीयों पर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव कैसे पड़ा। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के लिए पाश्चात्य सभ्यता आदर्श बन गई। ऐसी स्थिति में कट्टर हिंदुओं एवं बौद्धिक वर्ग ने अनुभव की यदि धर्म और समाज में आवश्यक सुधार नहीं किए गए तो भारत में धर्म और समाज का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। हिंदू सुधार आंदोलन। राजा राम मोहन राय एवं ब्राह्मण समाज भारतीय नवजागरण के अग्रदूत थे। पहले भारतीय थे जिन्होंने सर्वप्रथम भारतीय समाज में व्याप्त धार्मिक और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आंदोलन किया। वो थे राजा राम मोहन राय। 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार किया। 1828 में राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में ब्राह्मण समाज के नाम ब्राह्मण सभा की नामक एक संस्था की स्थापना की, जिसे बाद में समाज का नाम दे दिया गया। ब्राह्मण समाज ने जाति प्रथा पर प्रहार किया तथा स्त्री पुरुष समानता पर बल दिया। देखिए स्त्री पुरुष समानता पर बल दिया गया, कितनी अच्छी बात है। अभी भी हमारे समाज में पेट्रियार्कल सोसाइटी, उस टाइम तो बहुत ज़्यादा था, खैर अब तो कम हो रहा है, लेकिन अभी भी है। पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पुरुष प्रधान समाज है हमारे यहाँ का। स्त्री और पुरुष की समानता पर बल दिया गया उस टाइम, तो अब तो और भी देने की ज़रूरत है। खैर आगे बढ़ते हैं। सत्यशोधक समाज एवं ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई। संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। मुख्य उद्देश्य था जाति प्रथा के पूर्ण उन्मूलन एवं सामाजिक धार्मिक समानता। ज्योतिबा फुले को समाज सुधार के कार्यों के लिए महात्मा की उपाधि। अच्छा, तो ज्योतिबा फुले को समाज सुधार के लिए, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा आराम से। ज्योतिबा फुले को समाज सुधार के कार्यों के लिए महात्मा की उपाधि, इसलिए उन्हें महात्मा ज्योतिबा फुले भी कहते हैं। दयानंद सरस्वती और समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। उन्होंने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती वैदिक समाज से बहुत प्रभावित थे। ये एक ईश्वर में विश्वास करते थे। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने ही दिए थे। वेदों की ओर लौटो। जाति व्यवस्था, बाल विवाह, समुद्री यात्रा निषेध का विरोध किया इन्होंने, ज्योतिबा फुले ने। दयानंद सरस्वती ने। देव समाज। अब देव समाज क्या है? स्थापना 1887 में। संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री। मुख्य उद्देश्य महात्मा की शुद्धि, गुरु की श्रेष्ठता की स्थापना एवं अच्छे मानवीय कार्य करना। प्रसिद्ध पुस्तक देव शास्त्र। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1857 में अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में की थी। रामकृष्ण मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे और उसे शाश्वत सर्वशक्तिमान ईश्वर को प्राप्त करने का साधन मानते थे। लोगों के लिए पुस्तकालय, दवाखाने, अन्य अनाथालय इत्यादि की स्थापना की। मिशन हिंदू धार्मिक संगठन था, किंतु इसने अन्य धर्मों को भी महान बताया। देखिए स्वामी विवेकानंद के थॉट्स, उनके विचार और उनके कोट हम उनको बहुत अपना आइडियल मानते हैं, और उनके एक एक चीज़, उनके थॉट्स, उनके विचार, उनके कोट्स हमें एक एक चीज़ हमें मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। आर्य समाज के विपरीत रामकृष्ण मिशन ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया। एनी बेसेंट और थियोसॉफिकल सोसाइटी। 1875 में अमेरिका में मैडम H.P. ब्लेट्सकी 1813 से 1891 एवं कर्नल M.H. अलकॉट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की 1882 में।
1882 में इन्होंने सोसाइटी सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास के अड्यार नामक स्थान में परिवर्तित कर दिया। इस सोसाइटी की स्थापना सभी प्राच्य धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने के उद्देश्य से की गई थी। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने 1858 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 1916 में बनारस हिंदू कॉलेज बनाया गया। अब देखते हैं मुस्लिम आंदोलन। इसे वली अल्लाह के नाम से भी जाना जाता। अच्छा, जिसकी शुरुआत पश्चिमी प्रभावों के प्रतिक्रिया स्वरूप हुई थी। यह आंदोलन शाह वलीउल्लाह, जिन्हें प्रथम भारतीय मुस्लिम नेता भी माना जाता है, के शिक्षा से प्रेरित था। यह पूरा आंदोलन कुरान और हदीस की शिक्षाओं पर आधारित था। अहमदिया आंदोलन भी देखते हैं हम लोग। इस आंदोलन की शुरुआत मिर्ज़ा गुलाम अहमद द्वारा 1879 ईस्वी में भारतीय मुसलमानों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य से की गई थी। यह आंदोलन ब्राह्मण समाज के समान उदारवादी मूल्यों पर आधारित था। इसके नेता स्वयं को हजरत मोहम्मद की तरह का अवतार मानते थे। अच्छा, अब देवबंद स्कूल भी हम लोग देखते हैं कि यह क्या था। यह उदारवादी आंदोलन के विरोध में कुछ रूढ़िवादी मुस्लिम उलेमाओं द्वारा शुरू किया गया आंदोलन, जो कि कुरान और हदीस के आधार पर इस्लाम की वास्तविक सार की शिक्षा देना चाहता था। इन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जिहाद की संकल्पना का भी प्रतिपादन किया। अच्छा, और हम देखते हैं फिराजी आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह ने 1818 ईस्वी में की थी। इस आंदोलन को फ़रायदी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका मुख्य और इस्लाम धर्म की सच्चाई पर था। इसका मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म की सच्चाई पर था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को देखते हैं। लंदन में राजनीतिक प्रचार करने के उद्देश्य से दादा भाई नौरोजी द्वारा 1866 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय वासियों की समस्याओं और मांगों से ब्रिटेन को अवगत कराना। इसका उद्देश्य था भारतीय समस्याओं और मांगों से ब्रिटेन को अवगत कराना। भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार करना था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का उद्देश्य, क्योंकि इंग्लैंड में लेबर पार्टी आ गई थी, जो मजदूरों की बात करती थी, मानवाधिकारों की बात करती थी, विज्ञानवाद की बात करती थी, और ऐसे लोगों से भारतीय लोगों के दुखों को शेयर किया गया। अच्छा, तो इसके ये हुआ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के अंतर्गत ये हुआ। उसके बाद है इंडियन लीग। 1875 में शशि कुमार घोषित ने इनकी स्थापना की। 1876 में इसी संस्था का स्थान इंडियन ने ले लिया। यह कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में संस्थाओं में एक संस्था थी। मुख्य नेतृत्वकर्ता सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद बोस थे। तो इसी तरह से दोस्तों हैंड नोट्स जो है ये बड़े काम का चीज़ है, और छोटे छोटे हैंड नोट्स इसी तरह से हम लोग कंसाइज वे में पढ़ेंगे, और वो परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें तो बहुत अच्छा लगता है अपने हाथ का बना हुआ नोट्स है। और उसमें जल्दी हम लोग हमेशा रिवीजन करते हैं, और इसकी रिवीजन के बाद हम लोग घटना चक्र पढ़ते हैं, घटना चक्र की रिवीजन करते हैं। तो इसमें एग्ज़ाम के आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हमें हेल्प मिलेगी। और हम तो ख़ास तौर से ये हमारा बीपीएससी का प्रिपरेशन है, और ऐसे तो जितने भी प्रिपरेशन हो, जितना भी अदरवाइज एग्ज़ाम जो जनरल कंपटीशन में जनरल हिस्ट्री तो पूछे ही जाते हैं। सभी के लिए ये बेहद ख़ास टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री से तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के बाद है वो जनरल साइंस हो गया, फिर करंट अफेयर हो गया।
तो ये सब जो मोटा मोटा टॉपिक है, यही हमें इन मार्क्स को बढ़ाने में बहुत बहुत ये शानदार टॉपिक है। इसको अगर हम लोग कर ले जाते हैं ना, तो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, जनरल साइंस हो गया, सामान्य विज्ञान जिसे कहते हैं, और करंट हो गया, इसको हम लोग कर ले जाते हैं ना, तो ये मजबूत रहेगा ना, तो हम लोग आगे वाले से लीड ले लेंगे। ये हमारा स्ट्रॉन्ग रहा तो फिर तो पॉलिटी है, इकोनॉमी है, बजट है, सर्वे है, ये सब तो हम लोग देखेंगे। और इसी तरह से दोस्तों, अपने दिन भाग दौड़ वाली भरी ज़िंदगी में अपने लिए समय निकालना पड़ता है। आप सब भी निकालिए और मेरे चैनल को प्यार दीजिए। हम एक एक टॉपिक लाते हैं, अपने ही 100 नोट्स आप सबके साथ शेयर करते हैं और पढ़ते हैं। हमें अच्छा लगता है, और आपके कमेंट्स जब आएंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। मेरे जितने भी भाई बहन इस चैनल से जुड़ेंगे, हमें बेहद खुशी होगी। और आप कमेंट्स बॉक्स में आप सजेशन देंगे कि हमें और कितना अच्छा करना चाहिए, और कितना अच्छा पढ़ना चाहिए, और कितना अच्छा नोट्स बनाना चाहिए। हमें अपने थॉट्स, अपने विचार ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में देंगे। तो वीडियो लंबा हो रहा है। थैंक यू, बाय।